नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ इतिहास विषय की इस दूसरी क्लास के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में और किस तरह से भारत के संदर्भ में मानव की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हम इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन हम भारत का इतिहास कहाँ से पढ़ते हैं? सीधे हम पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि पूरा पाषाण काल से पहले का भारत कैसा था? कैसे मानव की उत्पत्ति हुई और कैसे मानव भारतीय क्षेत्र में पनपा और कैसे धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ? क्योंकि विज्ञान के अनुसार जो जलीय जीव है, एक कोशीय जीव से धीरे धीरे विकसित होते हुए मानव, फिर उसके बाद में हम डार्विन की थ्योरी देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो वन मानुष है, बंदर की तरह फिर डेवलप होता है और फिर उसके बाद में हम इंसानी रूप में नवपाषाण काल तक आते हैं और फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता पनपती है, फिर वैदिक काल आता है, फिर महाजनपद काल आता है, फिर मौर्य, हर्षवर्धन, गुप्त और फिर वर्तमान समय तक हम आ जाते हैं। तो हमें वो पढ़ना है जो अक्सर हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल से पहले। शुरुआत में ही दो चीज़ें आप जान लीजिए। पहली ये कि नेट जेआरएफ में पूरा पाषाण काल से ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, 2-3 सवाल ही होते हैं। लेकिन आपको तो सिलेक्शन के लिए 2-3 सवाल भी इम्पोर्टेंट होते हैं और 2-3 सवाल जो बनते हैं वो थोड़े टफ बनते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की क्लासेस हैं उनको अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि आपके दिमाग में एक लेवल सेट हो सके और आप वही स्टडी मटेरियल पढ़ सकें जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि आप कुछ भी अनसर्टेन चीज़ें पढ़ें और फिर बाद में पछताएं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए ज़रूरी है कि आप वो पढ़ें जो ज़रूरी है, और ज़रूरी क्या है, दो चीज़ों से पता चलता है, एक तो सिलेबस और दूसरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो ओल्ड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कंटेंट है, इस समय पर जब मैंने ये नोट्स तैयार किए थे तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर इन्हें अपलोड करूँगा, तो इनकी जो दशा है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए आप मेरी बातों पर ध्यान दें, ना कि नोट्स की हैंडराइटिंग और इन पर। वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग मैं बहुत प्यार से भी लिख लूँ तो भी ऐसी ही आती है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। अब हम भूवैज्ञानिकों की नज़रिए से, भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति समझते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति को अब तक जो विभाजन है वह इस तरह से मिलता है। महाकल्प यानी कि एरा, महाकल्प को कल्पों यानी कि पीरियड में बांटा गया है और पीरियड्स को जो है युग यानी कि एपोच में बांटा गया है। अब जो महाकल्प है, महाकल्प का यानी कि जो सबसे बड़ा महाकल्प चल रहा है अभी, उसका कौन सा टाइम चल रहा है? सीनोजोइक चल रहा है। वर्तमान में कौन सा महाकल्प? सीनोजोइक महाकल्प चल रहा है, सबसे बड़ा। ठीक है, अब महाकल्प में कौन सा कल्प चल रहा है? ठीक है, यानी कि एरा का कौन सा पीरियड चल रहा है? एरा तो पता चल गया कि सीनोजोइक एरा चल रहा है। अब सीनोजोइक एरा में कौन सा पीरियड चल रहा है? तो क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है। अब क्वाटरनरी पीरियड में कौन सा एपोच चल रहा है? तो होलोसीन एपोच चल रहा है। अब यहाँ पर ये कुछ जो सीनोजोइक है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो प्लियोसीन है, प्लिस्टोसीन है और होलोसीन है। 20 लाख से ये समथिंग 12 लाख तक होना चाहिए, और फिर ये 12 लाख से 10,000 और फिर ये 10,000 से वर्तमान तक ये होलोसीन चल रहा है। यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना, ये 20 लाख से 12 लाख तक हो सकता है और फिर ये 12 लाख से 10,000 तक है। वैसे मैं जो प्राचीन काल है उसके लिए एल.पी. शर्मा की जो किताब है वो आपको रेफ़र करना चाहूँगा, और उसमें से कुछ कंटेंट की फ़ोटो, ये प्लूसीन और जो मानव उत्पत्ति है उनकी तस्वीरें मैं आपको टेलीग्राम में अभी साझा भी कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम हिस्ट्री को देखते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए ये बांटने का काम किया।
अंग्रेज़ों ने 2 तरीकों से भारत का विभाजन किया था। पहला तो धार्मिक आधार पर, जो कि हमें रास नहीं आया, क्योंकि धर्म के आधार पर लड़ना झगड़ना भले ही नेताओं को पसंद हो, लेकिन आम लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो विभाजन हम देखने को मिलते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन इसके इतर भी, इसके अलावा भी भारत को या फिर किसी भी देश के इतिहास को आप 3 भागों में बाँट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है वह जहाँ पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलते हैं, उसके अलावा साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलते। यानी कि वह काल जब उस क्षेत्र का मनुष्य कुछ कर रहा था, मिलजुल कर रह ज़रूर रहा था, कुछ गतिविधियाँ कर रहा था, लेकिन वह अभी इतना अच्छा भी नहीं बना था कि वो कुछ अपना लिटरेचर लिख सके या फिर अपनी लव स्टोरियाँ लिख सके या किसी को वो ओमेगल वगैरह ऐप में वो बातचीत कर सके। उतना डेवलप वो होता नहीं है। दूसरे में वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, उसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उसके साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं। वो थोड़ा सा लिखने लगता है, लेकिन दुख की बात ये होती है कि जो प्रेजेंट की जो जनरेशन होती है, जैसे हम हैं, तो हम अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो चित्रात्मक लिपि है, उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता अब भी आगध ऐतिहासिक यानी कि उस दौर की सभ्यता है जहाँ का साहित्यिक तो हमें मिल रहा है साहित्य, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब तीसरा वह दौर होता है जहाँ पर हमें पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं और साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं, जहाँ पर किताबों से लेकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की रील्स तक सब मिल जाती हैं। और ये युग जो शुरू होता है ये ऋग्वैदिक काल से शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी देश के इतिहास को समझ सकते हैं। अब भारत के संदर्भ में इस इतिहास को विभाजित करें तो इस तरह से कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, मानव इतिहास के आरंभ से 3000 ईसा पूर्व तक। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये तिथियां अलग अलग हो सकती हैं। हम यहाँ पर भारत, जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप है, पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान हो, इन सब के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास के आरंभ से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि आज से 5000 साल पहले तक प्रागैतिहासिक काल था और 3000 ईसा पूर्व के बाद हम हड़प्पा सभ्यता का विकास देखते हैं। साथ ही इस काल के जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, जैसे हमें भीमबेटका की गुफाएं मिलती है जहाँ पर हमें जो पूरा पाषाण काल का मानव है उसके जो चित्र आज भी जैसे के वैसे देखने को मिलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी भीमबेटका को शामिल किया गया है। ऐसी बहुत सारी गुफाएं, केव्स हमें देखने को मिलती है जहाँ पर इस समय का मानव रहा करता था। हालांकि बस्तियों का विकास और समूह में रहना इन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। अब साहित्यिक प्रमाण यहाँ का नहीं मिलता है और नवपाषाण काल तक यहाँ पर विकास चलते रहता है। फिर नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है और वह दौर होता है आगध ऐतिहासिक काल का। 300 से 600 ईसा पूर्व, 3000 से 600 ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि इस काल में पुरातात्विक साहित्य भी मिला है और पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं और साहित्यिक प्रमाण भी मिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस दौर में जो सभ्यता रही वह थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर बात हो गई। अब यहाँ पर जो तीसरा हम बात करें ऐतिहासिक काल 600 से वर्तमान तक, वह क्षेत्र जहाँ पर हमें लिखित साहित्य भी मिलता है, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, उनकी जानकारियाँ मिलती है और उन्हें हम पढ़ भी पाते हैं। जैसे कि वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद, जो 4 वेद लिखे गए, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, आज भी हम उन्हें पढ़ पाते हैं। अब हम इसको बांटते हैं, अब हम इसको सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रागैतिहासिक काल, आगधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, अब इन तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही ना? एक तो पहला बना महाकल्प, फिर बना कल्प, फिर बना युग। अब महाकल्प में कौन सा कल्प चल रहा है? तो मैं खुद ही भूल गया कौन सा कल्प चल रहा है, बताओ।
कौन सा कल्प चल रहा है, तो सीनोजॉइक चल रहा है। फिर उसके बाद महाकल्प का कौन सा हिस्सा चल रहा है, सीनोजॉइक। फिर जो कल्प है तो उसका कौन सा हिस्सा चल रहा है, तो क्वाटरनरी चल रहा है। फिर युग चल रहा है तो कौन सा चल रहा है, होलोसीन चल रहा है। अब होलोसीन में किस तरह से विभाजन किया गया है, तो हम देखते हैं कि अब ये पूरी बातें किस युग की हो रही है, तो ये पूरी बातें जो क्वाटरनरी है ना, जो उसके अंतर्गत जो होलोसीन है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। और जो 10,000 से बाद का जो कालक्रम देखने को मिलता है उसके विकास की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, होलोसीन की। तो होलोसीन में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, फिर आर्ध ऐतिहासिक काल आता है, फिर ऐतिहासिक काल आता है। समय चल रहा है, उस समय को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख से 10,000 साल तक चल रहा है, ठीक है। अब ये इस समय में चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस समय के बीच में यानी कि 5 लाख से 10,000 साल के बीच में कोई हमें बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे एक समय काल मान रहे हैं। मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 से 6,000 वर्ष के बीच में चल रहा है, इस समय के बीच में हमें कोई बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे एक समय मान रहे हैं। 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल माने। अब कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के जरिए हमें जो जीवाश्म अध्ययन होता है उसके जरिए हमें इन कालों के सांस्कृतिक, भौगोलिक और जो नस्लीय परिवर्तन हैं वो देखने को मिलते हैं। अब अब प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांट लिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसमें भी हम पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, 5 लाख से 10,000 साल पहले। निम्न पुरापाषाण काल या फिर पूर्व पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक चल रहा है। फिर मध्य पाषाण काल जो कि 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व चल रहा है। उच्च पुरापाषाण काल जो कि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक चल रहा है। देखो, ज़्यादा कोई चीज़ें टफ नहीं है, बस समझना है आपको। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को बांटा गया है महाकल्प में। महाकल्प बोले तो एरा। अब एरा का छोटा हिस्सा करें, जैसे कि हम कहते हैं कि सेंचुरी का छोटा हिस्सा हाफ सेंचुरी यानी कि 50 साल। 50 साल से फिर हम कहते हैं कि सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल। फिर हम कहते हैं कि दशक यानी कि 10 साल। फिर हम कहते हैं पंचवर्षीय यानी कि 5 साल। फिर हम कहते हैं कि पूरा साल यानी कि 365 दिन। फिर हम 6 महीने में बांटते हैं, फिर 6 महीने को महीने में, महीने को दिन में, दिन को घंटों में, घंटों को मिनट में, मिनट को सेकंड और सेकंड को मिली सेकंड में। इस तरह से जो जो होता है बंटवारा, उसी तरह से हमने पूरी पृथ्वी का बंटवारा किया हुआ है। पूरी पृथ्वी जब तक का अभी हमें खोजें हुई हैं वहाँ तक का हमने अभी तक इतिहास को बांटा है। महाकल्प यानी कि एरा का छोटा हिस्सा पीरियड का छोटा हिस्सा एपोज। तो अभी महाकल्प चल रहा है सीनेजोइक का जो अंदर छोटा हिस्सा है, पीरियड है, वह है क्वाटरनरी का जो हिस्सा चल रहा है वह है अभी हम जो प्लियोसीन है, जो होलोसीन है, उन युग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 5 लाख साल से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल आता है, यानी कि जो शुरुआती चरण है जिसे पूर्व पुरापाषाण काल भी कहते हैं। अब मानव इतिहास का प्रारंभ भारत के संदर्भ में प्लीस्टोसीन युग से माना जाता है। किससे माना जाता है? प्लीस्टोसीन युग, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये है प्लीस्टोसीन युग। अब यहाँ पर से इस युग की शुरुआत हम मान रहे हैं भारत के संदर्भ में। वैश्विक स्तर पर मानव इतिहास का प्रारंभ जो है वह मायोसीन युग से माना जाता है। अब मैं आपको टेलीग्राम में किताब से और अच्छी फ़ोटोज़ भेज दूंगा, तो आप वहाँ पर और कंफर्म करना कि मायोसीन युग कब से शुरू हो रहा, कब तक चल रहा है दुनिया के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में प्लीस्टोसीन युग कब से शुरू हो रहा है, कब तक चल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। रामेपिथेकस कपी समूह यानी कि जो मानव की जो शुरुआती नस्ल रही वह थी रामेपिथेकस, जो कि कपी समूह था। कपी बोलते हैं, कपी किसको बोलते हैं? एपे इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये एक प्रकार से आपने जो गोरिल्ला देखे होंगे ना, गोरिल्ला,
उनके तरह होते हैं। गोरिल्ला कभी कभी अपने चारों पैर का इस्तेमाल करता है और कभी कभी वो इंसानों की तरह दो पैरों पर भी चलता है, थोड़ा सा झुक के चलता है। तो उस तरह से रामापिथेकस मानव था। शुरुआत में तो हम एक कोशिकीय जीव थे, जलीय जीव थे, फिर धीरे धीरे डेवलप हुए, फिर हम बंदर जैसे बने, इधर उधर उचकने लगे, फिर हमारे जो हाथ पैर है वो थोड़े लचीले हुए, थोड़े मोटे ताजे हुए, हम गोरिल्ला जैसे हो गए। फिर हमारे शरीर के बाल थोड़े कम हो गए, जो हमारा जो चेहरा है, हमारा मस्तिष्क है, सिर का आकार है, वो थोड़ा छोटा हुआ और हम वर्तमान के अल्लू अर्जुन जैसे बन गए। तो अब यहाँ पर रामापिथेकस कपी समूह धीरे धीरे बदलावों के साथ ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना होमो इरेक्टस। ये बदलाव है समय के साथ साथ, जैसे ऐप अपडेट होते हैं ना, वैसे ही समय के साथ साथ मनुष्य में जो भौगोलिक बदलाव के कारण जो परिवर्तन आए, उनसे थोड़े से अपडेट होने के कारण रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस में बदला, फिर होमो इरेक्टस में बदला, और जो होमो इरेक्टस था वह निएंडरथल मानव में बदला, निएंडरथल मानव कोमैग्नन में बदला, और कोमैग्नन होमो सेपियंस में बदला। होमो सेपियंस वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है, यानी कि कई हजार साल पहले जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने मानव सभ्यता की शुरुआत की, वो थे होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो सेपियंस थे। और बंदरों को वास्तविक पूर्वज हमारा माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बंदर से ही इंसान बना हुआ है, इसलिए बंदरों का बहुत ज़्यादा सम्मान अक्सर होता है। जो चिंपैंजी बंदर होते हैं, कहते हैं कि उनका दिमाग मानव के बाद अन्य प्रजातियों में दूसरा सबसे तेज़ दिमाग माना जाता है। तो हो सकता है कि 1000 साल बाद कहीं चिंपैंजी भी आगे जाकर इंसान बन जाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है, और पूर्वज कहा जाता है होमोसेपियंस को। होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव हैं, उनका विकास लगभग 30,000 वर्ष पूर्व हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दुनियादारी के संदर्भ में पता चलेगा। चूँकि नेट जेआरएफ में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, हल्की हल्की वर्ल्ड हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भारत में मानव के प्राचीनतम अवशेष हमें नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। नर्मदा नदी घाटी में जो है एक खोपड़ी मिली है, जिसे नर्मदा शीश कहा जाता है, और यह माना जाता है कि ये 5 लाख साल पहले का जो मानव रहा होगा उसकी खोपड़ी है, और भारत में अब तक का सबसे प्राचीनतम मानव की खोपड़ी इसे माना जाता है। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव ये रहा होगा। ये देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो आया होमो इरेक्टस, इसकी खोपड़ी भारत से मिली हुई है। ये पूरी एक प्रजाति थी और समय के साथ साथ ये अपडेट होती गई। भारत में मानव के प्राचीनतम अवशेष नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस प्रजाति के मिले हैं। भारत में मानव के अवशेष 5 लाख वर्ष पूर्व तक के ज्ञात होते हैं, वही जो होमो इरेक्टस है जिनकी हमने बात की। जो महाराष्ट्र का बोरी नामक स्थान है, यहाँ पर से एक मानव अवशेष मिले, जो अवशेष तो नहीं मिले, यहाँ पर मानव अधिवास के प्रमाण मिले। अधिवास बोले तो मानव के रहने का स्थान के प्रमाण मिले हैं, और कुछ खोजों से जो कार्बन डेटिंग है, 14 पद्धति है, और अन्य खोजों से पता चला है कि ये 14 लाख वर्ष पूर्व तक के मानव के अधिवास के प्रमाण यहाँ से हमें मिलते हैं। हालांकि अभी तक हम 5 लाख वर्ष पूर्व वाला ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो बोरी है वो अभी नवीनतम खोज है। जब तक जो वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हो जाते, तब तक हम 5 लाख वर्ष वाला ही पढ़ेंगे। हालांकि अगर कहीं बोरी ऑप्शन में आता है तो आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्लीस्टोसीन काल जो कि था हिमयुग का ये काल था, और पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक का ये माना जाता है। अब इसको भी हमने कितने 2 भागों में पढ़ा है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल, या फिर नव पाषाण काल।
अब हम देखते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के दो सिद्धांत चलते हैं, और ये बहुत ध्यान से समझना, ये विश्व के संदर्भ में है और भारत भी इससे प्रभावित होता है कि सभ्यता दुनिया में कैसे पनपी। अगर मानव एक जगह पैदा हुआ होगा दुनिया में, तो दुनिया भर में कैसे फैला, और अगर दुनिया भर में मानव की उत्पत्ति हुई तो फिर वो कैसे एकजुट हुए, कैसे आपस में मिले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको लेकर दो थ्योरी चलती है। पहली है एवोल्यूशन थ्योरी और दूसरी है डिफ्यूजन थ्योरी, यानी कि विकासवादी सिद्धांत और विसरणवादी सिद्धांत। यहाँ पर विकासवादी सिद्धांत कहता है कि मानव सभ्यता का विकास अलग अलग स्थानों पर विभिन्न विभिन्न चरणों में क्रमबद्ध तरीके से हुआ। विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है? विकास का मतलब ही समझ जाइए कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में मानव का विकास हुआ, फिर वह जंगली अवस्था में आया, फिर वह बर्बर अवस्था में आया, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं जो जंगल के आदि मानव है वह बर्बर अवस्था में आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने बस्तियां बनाई, आपस में मिलजुल कर रहने लगा। आग का आविष्कार जो मध्य पाषाण काल में होता है वो उसने किया। जानवरों से बचने के लिए वो सहयोग करने लगे, एक दूसरे का ग्रुप में रहने लगे। धीरे धीरे रिश्तों का विकास हुआ, संस्कृतियों का विकास हुआ, और फिर सब मानव की अवस्था आती है। ये कहते हैं विकासवादी सिद्धांत कि अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए और क्रमबद्ध तरीके से वह विकसित हुए। इसके अपोजिट विसरणवादी सिद्धांत कहता है, जब स्वाभाविक सी बात है, आप भी सोच सकते हैं कि विकासवादी सिद्धांत कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुए, तो इसके अपोजिट क्या होगा कि वे एक ही जगह से विकसित होकर अलग अलग क्षेत्रों में बटे। इस सिद्धांत को ल्यूक मॉर्गन ने दिया। किसने दिया? ल्यूक मॉर्गन ने। और इस सिद्धांत के अनुसार, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इतिहास में मानव सभ्यता की उत्पत्ति का विसरणवादी सिद्धांत किसने दिया? ल्यूक मॉर्गन ने। इस सिद्धांत के अनुसार मानव सभ्यता का विकास पहले एक ही स्थान पर हुआ, उसके बाद विभिन्न कारकों जैसे कि जनसंख्या प्रवास, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ गई तो अब फैलने लगी। आक्रमण, जब एक दूसरे पर आक्रमण हुए तो बचने के लिए या फिर नए क्षेत्रों को कब्जने के लिए वे अलग अलग क्षेत्रों पर जाने लगे। व्यापार करने के लिए वे अलग अलग क्षेत्रों में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे, और इससे अलग अलग क्षेत्रों में सभ्यता का विकास हुआ। अब मध्य एशिया के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम गेहूं की खेती की। जो मध्य एशियाई क्षेत्र है, यहाँ पर दुनिया में पहली बार हमें गेहूं की खेती देखने को मिलती है। तंबाकू, अनानास, आलू जैसी खेती भारत में पहली बार पुर्तगाली लाते हैं। उससे पहले भारत में ये चीज़ें प्रचलन में नहीं थी, यानी कि फसल के तौर पर ये लाते हैं। बाकी इस्तेमाल तो इनका होता रहा होगा, जो राजा महाराजा हैं वो तो करते ही रहे होंगे। जैसे कि जो जहांगीर है वह नशे का बड़ा शौकीन था, जो हुमायूं बाबर था वह भी नशे का बड़ा शौकीन था। बाद में पुर्तगाली जब व्यापार के तौर पर आते हैं तो ये भारतीय क्षेत्र में तंबाकू, अनानास और आलू की खेती करते हैं। और आज आलू का चालू भट्टा कहा गया था, ये हमारा आज के रोज के जीवन में ये बन चुका है। चाय हमारे लिए अंग्रेज़ लेकर आए थे, जो कि भारत का राष्ट्रीय पेय है। पहले हम चाय पीते ही नहीं थे, अंग्रेज़ों ने हमें इसकी लत डाली और आज भारत का राष्ट्रीय पेय चाय है। चाय पत्ती की खोज कहते हैं कि जो चीन है वहाँ पर हुई। कुछ किंवदंती चलती हैं कि वहाँ पर एक बार एक राजा ने कुछ पत्तियाँ तोड़ी और गर्म पानी में फेंक दी। उसने देखा कि वह गर्म पानी लाल हो गया है, उसने पीकर देखा तो वह उसे पता लगा कि वह बहुत टेस्टी है। उसने जिस पत्ती को फेंका था वह चाय की पत्ती थी, मतलब जो चाय के बागान में जो पेड़ होते हैं ना, उनकी पत्तियाँ थी। उसके बाद से कहते हैं कि चाइना में धीरे धीरे चाय का शौक़ बढ़ा। हालांकि वहाँ काली चाय प्रचलन में थी। अंग्रेज़ बोले हम तो गोरे हैं, हम काली चीज़ क्यों पिएं, दूध डाल के दूध वाली चाय बना दिए। आज देखो तो भारत में चाय के दीवाने इतने हैं कि सुबह उठकर अगर चाय न मिले तो ऐसा लगता ही नहीं है कि दिन नहीं हुआ है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल,
यानी कि हम अभी पाषाण काल में चल रहे हैं, सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक चल रहा है। सर्वप्रथम रॉबर्ट विलियम ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लावरम से इस काल से संबंधित हस्त कुठार यानी कि जो हाथ छोटी कुल्हाड़ी होती है जो हाथ से चलती है, हैंड एक्स, वो इन्हें प्राप्त हुई इस काल की। मद्रास के पास अतिरापक्कम से भी हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, और चूंकि ये मद्रास के पास ये चीज़ें मिल रही है, इसलिए सम्मिलित रूप से इन्हें मद्रास कल्चर या मद्रास संस्कृति कहा जाता है। इस काल में मानव मुख्यतः दक्षिण भारत में पहाड़ी एवं जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में बसता है। चूँकि उत्तर भारत पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, इस काल में धीरे धीरे बर्फ़ पीछे खिसकती गई और जो मनुष्य था वह उत्तर की ओर बढ़ता गया। फिर हम देखते हैं कि जो बर्फ़ है वह हिमालय पर्वत तक सिमट जाती है। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उधर से भी सब बेहतर हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि बाद में आर्य, कुछ इतिहासकारों के हिसाब से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, कुछ कहते हैं कि मध्य एशिया से आए, कुछ कहते हैं कि अंटार्कटिका से आए, कुछ कहते हैं कि दक्षिणी रूस से आए। ठीक है, हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है कि आर्य आए कहाँ से थे, और कुछ मानते हैं कि वे भारत में ही पनपे थे। अब इसके बाद हम देखें कि इस काल में मानव मुख्यतः दक्षिण भारत में पहाड़ी एवं जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में बसा था। सिंधु एवं गंगा यमुना के मैदानी भागों में मानव बसावट के साक्ष्य इस समय के हमें नहीं मिलते हैं, यानी कि इस समय तक मानव उत्तर भारत में नहीं पहुंचा था। इस काल में मानव क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करता था। क्रूड उपकरणों की प्रधानता थी। उपकरण में कौन कौन से थे? हैंड एक्स थे, यानी कि हाथ कुल्हाड़ी थी। और ध्यान में रखना कि ये कुल्हाड़ी कोई लोहे की नहीं थी। आप कभी अगर आपको जाने को मिले तो कोई म्यूज़ियम जाना, और ख़ास तौर से आप अगर भोपाल का जो आदिवासी संग्रहालय है या फिर जो मानव संग्रहालय है, वहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 लकड़ियों को, एक जो मोटी लकड़ी होती है उसको बीच से फाड़ देते थे वो सामने साइड से, और उसमें एक पत्थर जो कि कुल्हाड़ी का मुंह रहता है, आपने देखा होगा थोड़ा सा पैना, उस तरह की डिज़ाइन वाला पत्थर उसमें डाल के, और फिर उसको जो बेला होती हैं, बेला की जो रस्सियाँ बनाते हैं उनसे वो बांध देते थे। तो इस तरह पत्थर और लकड़ी की मदद से वो कुल्हाड़ी और हथियार बनाते थे। और आप देखेंगे कि शुरुआत में उनके जो हथियार थे वो बड़े भारी थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी तकनीक का विकास होता गया, उनके हथियार छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको इनकी संरचनाएं पता चलेंगी, चित्र आपको पता चलेंगे, और उनसे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो भी, और अगर नहीं है तो और भी ज़रूरी है। अगर आपके पास में ज़्यादा समय है, आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं, तो आप 6वीं क्लास से पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपके पास में कम समय है तो आप कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक की हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन ज़रूर NCERT पढ़िए। इससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अब यहाँ पर इस काल में मानव खाद्य संग्राहक ही था, यानी कि मानव खेती नहीं करता था, चीज़ें बटोरता था, खुद प्रोड्यूस नहीं करता था। ठीक है, जानवरों को मार दिया, कहीं से फल फूल तोड़ कर ले आया, बस इतना ही उनका काम था। बड़े पशुओं का शिकार वह करता था, छोटे पशुओं का शिकार उससे नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? मैंने आपको बताया, क्योंकि इस काल में मानव के जो हथियार थे वह ज़्यादा डेवलप नहीं थे, भारी थे। और भारी हथियार लेकर आप सोचिए, आपके हाथ में 5 किलो का पत्थर है, और 5 किलो का पत्थर लेकर आपको हिरण के पीछे भागना है। तो हिरण को तो शेर नहीं पकड़ पाता, तो आप क्या पकड़ लोगे? और तीर कमान इस समय पर बने नहीं थे कि तीर मार दिए और हिरण मर गया, वो आगे के काल में मिलेगा। आगे के काल में सल्क तकनीक से पत्थर हथियारों को और छोटा और नुकीला बनाया गया। सल्क तकनीक क्या है? 2 गोल मटोल पत्थर आपके हाथ में है, आप दोनों को एक दूसरे पर मारते रहो। जो पत्थर मजबूत होगा
वो चिकना होते जाएगा और जो पत्थर कमज़ोर होगा वह टूटता जाएगा। इससे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक कत्तल पतली सी ब्लेड जैसी या फिर नुकीला सा चाकू जैसा यहाँ पर बनकर निकल जाएगा और वह हथियार के रूप में काम आएगा। जब ऐसे हल्के हथियारों का डेवलप हुआ तो हम देखते हैं कि वह छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे और बड़े मज़े से खाने लगे। स्थलों की बात करें तो सोहन घाटी, सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी में हमें इनके कुछ क्षेत्र मिलते हैं, जैसे कि दौलतपुरा, चौंतरा, भिंडीगेव आदि। नर्मदा घाटी में जो टी नरसीपुर है, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। बेलन घाटी जो यूपी में है, भीमबेटका एमपी में है। ये प्रमुख क्षेत्र है, इन्हें ध्यान में रखना, सही जोड़ी के रूप में पूछ लिया जाता है। नोट्स की एक एक लाइन आपको याद करना है, ठीक है। भीमबेटका एमपी, पहलगांव कश्मीर में है, डिडवाना राजस्थान में है, गिल्लू नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, पल्लवपुरम या अतिरपक्कम मद्रास में है, जिसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। असम में भी कुछ क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में देखिए, इस काल में नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस प्रजाति के अवशेष मिले हैं, जो कि 5 लाख साल पुराने होने के अनुमान है, जिसकी बात हमने की थी। सोहन घाटी में चोपर यानी कि खंदक और पेबुल उपकरणों की प्रधानता है, इसलिए इस संस्कृति को चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि चॉपर यानी कि जो खंदक जो होते हैं खोदने वाले, उस टाइप के औजार यहाँ मिलते हैं ज़्यादा, और पेबुल टाइप के जो उपकरण हैं वो ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, और जिनकी प्रधानता होती है उन्हीं के नाम पर संस्कृति का नाम पड़ जाता है। सोहन घाटी स्थलों की खोज 1928 में डीएन वाहिया द्वारा की गई थी। सोहन घाटी के चौतरा से खंदक यानी कि चॉपर, फलक, पेबुल, हस्त कुल्हाड़ी उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौतरा और उत्तर दक्षिण क्षेत्र के निम्न पुरापाषाण संस्कृतियों को मिलन स्थल कहते हैं। भारत के मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला सबसे प्राचीन उपकरण हस्त कुठार यानी कि हैंडेक्स था। दोस्तों, ये जो पुरापाषाण काल है या फिर जो इस दौर का इतिहास है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है और इसको पढ़ने में अक्सर बोरियत होती है। आप एक मैप खरीद के लाइए इंडिया का और वर्ल्ड के, और अपने रूम में लगाइए और मैप के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए पढ़िए और आसानी से पढ़िए। यहाँ से चीज़ें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब में सर्च कीजिए, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। और ध्यान में रखना कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाना, ताकि आपको लेवल पता रहे, तो आप लेवल के हिसाब से वीडियो देखें। अब देखिए, मध्य पुरापाषाण काल देखते हैं, 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। इसमें जो पत्थर है वह जेस्चर और चर्ट जो पत्थर के टाइप हैं, उनकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे जेस्चर पत्थर क्या है, चर्ट पत्थर क्या है, तो गूगल में सर्च करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ताकि आपको दिमाग में बैठे। अब यहाँ ऐसा है कि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं एडिटिंग और इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालने में ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, वरना मैं इनकी फ़ोटोज़ आपको दिखा देता। अब यहाँ पर तकनीक या सल्क जो तकनीक के उपकरण हैं, सल्क तकनीक क्या होती है ये मैंने आपको अभी बताया। इनकी अधिकता आपको देखने को मिलती है कब? मध्य पाषाण काल में, क्योंकि एक लंबा समय चल रहा है, उसको पूरा पाषाण काल कहा ही क्यों? क्योंकि उस समय पर एक सी संस्कृति, एक सा क्रम चल रहा है। जैसे ही वो क्रम बदला, वैसे ही युग बदल गया। यानी कि जैसे ही आपने लंबे बाल रखने शुरू करे थे, तो आपकी एक हेयर स्टाइल चल रही थी। जैसे ही आपने पूरे गंजे हो गए, तो आपकी हेयर स्टाइल अचानक से चेंज हो गई। इसी तरह से पुरापाषाण काल में जो कंडीशन थी, जैसे ही उनमें थोड़ा सा बदलाव आया, वैसे ही मध्य पुरापाषाण काल शुरू हो गया। और उनमें क्या बदलाव आया? अब वे चर्ट और जैस्पर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल अपने औजारों के लिए करने लगे। सल्क तकनीक के जो औजार हैं, उपकरण हैं, वे पहले बहुत कम मिलते थे, अब वे बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। यानी कि इस काल का मानव सल्क तकनीक को अपनाने लगा है। दो पत्थरों को पीट पीट कर
एक मजबूत पत्थर हथियार के रूप में इस्तेमाल करता। मानव संग्राहक इस समय पर भी मानव खाद्य संग्राहक है, पर इतना है कि अब वह बड़े यानी कि हाथी, गैंडे, भैंसे, गाय जैसे जानवरों को मारने के साथ साथ अब छोटे जानवरों को भी मारने लगा है। हालांकि वह अभी भी खरगोश जैसे छोटे जानवरों को नहीं मार पाता, लेकिन हिरण जैसे जानवरों को वह जरूर मार लेता है। उपकरण की बात करें तो बैथनी यानी कि पॉइंट, छेदनी बोले तो वैरर, खुरचनी, स्क्रैपर, पुराने उपकरण की हमें कम प्रधानता मिलती है। जो पुरा पाषाण काल के उपकरण हैं उनकी कमी हो जाती है और नए उपकरण हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। फलक उपकरणों की प्रधानता के कारण इस संस्कृति को या इस काल को फलक संस्कृति भी हम कहते हैं। और मध्य पाषाण काल के जो स्थल है उनकी बात करें तो नेवासा महाराष्ट्र में है। यह इस काल का प्रारूप स्थल है। एच.डी. संकालिया, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता है उसे तो कनिंघम महोदय को कहा जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत में पहली बार समथिंग 1862 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। लेकिन भारतीय पुरातत्व का पिता एच.डी. संकालिया को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। और इन्होंने प्रारूप स्थल कहा है किसे, नेवासा को, मध्य पाषाण काल का। यानी अगर आपने नेवासा को अच्छे से समझ लिया तो आपने मध्य पाषाण काल को समझ लिया। और भी अन्य स्थल है, जैसे यूपी में चकिया और बेलन घाटी मिलता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली मिलता है, बेसिन मिलता है महाराष्ट्र में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, उतनूर, घेलूर जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिलता है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, साबरमती माही नदी घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात में हमें देखने को मिलता है। और भी अगर हम आगे पढ़ें तो अब हम आ गए हैं उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है, तीसरे क्रम में 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल को आप पूर्व नवपाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। यह हिमयुग के अंत के कारण उष्ण कटिबंध के निकटवर्ती क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगी। यानी कि उत्तर भारत में जो बर्फ थी वह पिघलने लगती है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, और जिसके चलते उत्तर भारत में घने वन पनपने लगते हैं, जीव जंतुओं का विकास होने लगता है, और दक्षिण भारत से जो मानव का प्रसार है वह उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगता है। पत्थर का उपयोग चकमक पत्थर जो सल्क तकनीक है, यानी कि पत्थरों को पीट कर जो आग उगलने वाले पत्थर होते हैं, चकमक पत्थर होते हैं, उनका डेवलपमेंट भी इस काल में हो जाता है। उपकरण की बात करें तो तक्षणी, खुरचनी की प्रधानता, पत्थर के साथ ही हड्डी का उपयोग भी इस काल में होने लगा था। यानी कि इस काल में नए परिवर्तन क्या मिलते हैं, चकमक पत्थर का उपयोग होने लगा, तक्षणी और खुरचनी जैसे हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, और पत्थरों के साथ साथ अब ये मानव हड्डियों के भी हथियार बनाने लगे थे, क्योंकि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इनसे बहुत आसानी से ये खालों को खींच सकते थे, जानवरों की हत्या कर सकते थे, बहुत सारे काम कर सकते थे। इसलिए हड्डियों को भी ये उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करने लगे। आधुनिक मानव जो कि होमो सेपियंस है, जो कि दिमागदार मानव था, उनका विकास भी हमें इसी काल में देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस काल में कला के तत्व भी हमें पहली बार मिलते हैं, और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वहाँ पर हमें शैल चित्र मिलते हैं। बोले तो गुफा के अंतर दीवारों पर हमें छोटे छोटे चित्र मिलते हैं, और ये कितनी ताजुब की बात है कि आज अगर अच्छे से अच्छा पेंट लगा लो तो वो 1.5-2 साल में या फिर साल 6 महीने में ही पूरा कलर उसका फीका हो जाता है। और जो भीमबेटका है वहाँ के चित्र आज भी वैसे ही खूबसूरती के साथ, वैसे ही रंगाई के साथ नज़र आते हैं जैसा उस समय पर उन्होंने बनाया होगा। बेलन घाटी जो कि नौहदा-लाना उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हमें अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिलती है।
पटने जो कि महाराष्ट्र में है, शुतुरमुर्ग के अंडे पर रेखाएं खींची हुई मिलती है। यानी कि इस समय पर हमें कला का विकास हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिए हैं कौन कौन सी कहानी हमने ख़त्म कर दी। हमने देखा कि मानव का विकास भारत के संदर्भ में किस तरह से हुआ, जो विकास का विश्ववादी सिद्धांत है, जो विकासात्मक सिद्धांत है, वो हमने समझा। उसके बाद में हमने प्लेस्टोसीन युग, जो होलोसीन युग है, उन्हें समझा कि भारत में किस युग में मानव का विकास मिलता है। हमने जो पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और जो उच्च पुरा पाषाण काल है, वो हमने देखा। अब हम आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे मध्य पाषाण काल को और बेहतर तरीके से समझेंगे, और फिर हम जो नव पाषाण काल है उसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ की शुरुआत है, तो शुरुआती वीडियो शायद उतने इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपके काम की होगी। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें या ना करें, लेकिन आप चैनल से जुड़े ज़रूर रहें। और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पर से नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में आधुनिक भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, नव जागरण की शुरुआत होती है, वे राजा राम मोहन राय कहते हैं, केवल ज्ञान की ज्योति द्वारा ही मानव के मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना लगातार पढ़ते जाएंगे, आपके अंदर उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास आते जाएगा। आप जितना कम पढ़ेंगे, आपके मन में उतना ही ज़्यादा डर पैदा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।